Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about Inter-Services Organization Act. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and current affair because this topic is related to defense only. So let's get started with our topic. देखो ये आर्टिकल है ना जो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड है। और देखो ये एक्ट पिछले साल ही जो है ना पास हो गया था और प्रेसिडेंट ने इसको असेंट भी दे दिया था। कब? यहाँ पे देखिए 15 अगस्त 2023 में। लेकिन अभी 10 मई 2024 को एक गेजेट नोटिफिकेशन भी आ गई है। इस एक्ट का जो है इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया है। अब ये जो एक्ट है वो क्या करता है उसको जान लेते हैं। देखो ये एक्ट का काम जो है ना वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो, थिएटराइजेशन हो, उस पर काम करता है। या फिर अगर हम कहें कि ये जो है कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को और ज्यादा क्या करेगा, तीनों सर्विसेज के बीच में स्ट्रॉन्ग करेगा। हाई लेवल मिलिट्री रिफॉर्म्स में जो पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस को क्रिएट किया गया था 2019 में, जिसमें एक टर्म को इंश्योर किया गया था जॉइंटनेस, सो दैट तीनों सर्विसेज के बीच में ऑपरेशंस को लेके, लॉजिस्टिक को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विसेज को लेके, कम्युनिकेशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को लेके क्या हो, कोऑर्डिनेशन हो। जो टॉप प्रायोरिटी थी सीडीएस की, दैट इज टू प्रपोज्ड रीऑर्गेनाइजेशन, किस चीज की, हमारी आर्म फोर्सेस की, सो दैट एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बन सके। अभी हम थिएटर कमांड के बारे में जान लेते हैं। देखो थिएटर कमांड जो है मिलिट्री में उसको रेफर किया जाता है एक ऐसा स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशंस को प्लान किया जाता है, उनमें कोऑर्डिनेशन होती है, उनको एग्जीक्यूट किया जाता है सिंगल कमांड के अंदर। इसका एम होता है कोऑर्डिनेशन को एनहांस करना और सिनर्जी लाना आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में। इसको प्रैक्टिस कहाँ कहाँ किया जा रहा है? देखो करेंटली ऑलमोस्ट सारे मेजर कंट्रीज जैसे चाइना, रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस, दैट मीन्स P5 कंट्रीज में जो है ये प्रैक्टिस किया जा रहा है। यूएसए और चाइना में ये जो थिएटर कमांड है ये रीजन ऑफ ऑपरेशन पे बेस्ड है, लेकिन इंडिया एक डिफरेंट अप्रोच अपनाएगा। अब इंडिया कैसी अप्रोच अपनाएगा? इंडिया कहता है कि हम थिएटर कमांड को एक कॉन्सेप्ट पे रखेंगे, एक बॉर्डर एक फोर्स, जो इंश्योर करेगा एफिशिएंट मैनेजमेंट को लेके। मींस जैसे हमारा एलएसी है, एलओसी है, तो एलएसी के लिए एक अलग कमांड, एलओसी के लिए एक अलग कमांड। उस अप्रोच के साथ इंडिया आगे बढ़ना चाह रहा है। इंडिया में ना शेटकर कमेटी जो कि 2015 में उन्होंने रिकमेंड किया था क्या, 3 थिएटर कमांड को बनाने का। नॉर्दर्न फॉर चाइना बॉर्डर, वेस्टर्न फॉर पाकिस्तान बॉर्डर, सर्दर्न फॉर मेरीटाइम रोड। ओके, नेक्स्ट क्यों जरूरत पड़ी हमें थिएटर कमांड की? सी द फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड थिएटराइजेशन। व्हाट डज दैट मीन? कि हम बेस्ट यूटिलाइज कर सके अपने मिलिट्री रिसोर्सेज का, सो दैट हम फ्यूचर वॉर्स को फाइट बैक कर सके। इन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए जो प्रेजेंटली इंडिया फेस कर रहा है, जैसे कि अभी हमारे पास स्पेसिफिक सर्विस लेजिस्लेशन है। एट प्रेजेंट जो पर्सनल्स है ना आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, वो अपने प्रोविजन के हिसाब से गवर्न किए जाते हैं। आर्मी के पर्सनल्स आर्मी एक्ट 1950 के तहत एक्ट किए जाते हैं, नेवी के पर्सनल 1957 एक्ट के तहत, और एयरफोर्स के पर्सनल एक्ट जो होता है 1950 के तहत। तो अभी क्या होता है, अगर कुछ भी होना होता है ना तो हमें इन रिस्पेक्टिव एक्ट्स के थ्रू जो है देखना पड़ता है। सो मोस्ट ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो लार्जली कंप्राइज की गई है फ्रॉम सिंगल सर्विस, या तो इधर आर्मी या नेवी या एयरफोर्स। नाउ अब न्यूमरस इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पर्सनल जो है आर्म फोर्सेस के और दूसरे फोर्सेस के एक साथ सर्व करते हैं। अगर उनके अगेंस्ट, अब देखो सेकंड चीज है क्या है, अगर उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने होंगे ना, तो अभी इनमें कमांडर इन चीफ या फिर ऑफिसर इन कमांड जो होगा ना इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, वो अभी के टाइम पे एम्पावर नहीं होता डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने के लिए। क्यों? बिकॉज ये जो है इन पे एक्शन लिया जाता है उनके एक्ट के तहत लिया जाता है। सो ये लैक है ना, जो मतलब हमें लैक बैक देखने को मिलता है ना ऐसे पावर्स का, उससे कमांड के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उसके कंट्रोल पे और डिसिप्लिन पे। सो जो ऑफिसर्स होते हैं अपने रिस्पेक्टिव सर्विसेज के, वो एम्पावर होते हैं कि वो डिसिप्लिनरी पावर एक्सरसाइज कर सके ओवर देयर सर्विस पर्सनल अंडर देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज एक्ट।
नेक्स्ट इज टू लोवरिंग फाइनेंशियल कॉस्ट। अभी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क जो है दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट जो है क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, राइट। करेंटली आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, उन्होंने देखा है कि 7 कमांड्स है, वाइल नेवी के पास 3 है, और 2 ट्राई सर्विसेज कमांड भी है, हमारी अंडमान निकोबार कमांड और स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, अपार्ट फ्रॉम द हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो ये भी बोला जाता है कि कुछ ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जैसे डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विस, डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी भी है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा होगा ना कि एक काइंड ऑफ हमारी पूरी एक ही कमांड है पर्टिकुलर रीजन को लेके और उनके रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूटिलाइज किया जाएगा, तो हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। नेक्स्ट इज हम इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 के बारे में जान लेते हैं। देखो ये एक्ट ना एनेबलिंग एक्ट है। ये एक्ट तब आता है जब हमें रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ रहा है, मतलब वी आर प्लानिंग टू रीऑर्गेनाइज इंडियन मिलिट्री इनटू इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ये बहुत इसेंशियल है, ये एक एनेबलिंग एक्ट है, बिकॉज ये कोई चेंज नहीं प्रपोज कर रहा है, ये एग्जिस्टिंग सर्विसेज में ही जो रूल्स रेगुलेशंस है ना, उन्हीं के साथ एक जुडिशियल स्क्रूटनी या बेसिकली हम कहें ये उसी में अपग्रेडेशन देखने को मिलेगी। एम इसका क्या है, एक इफेक्टिव कमांड होना, कंट्रोल होना और एफिशिएंट फंक्शनिंग होना हमारे आईएसओस की। आईएसओ इज योर इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं सो दैट आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन अप कर सके। ये एम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स जान लेते हैं इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। अ जॉइंट सर्विस कमांड, देखो जो एग्जिस्टिंग इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कि इसमें अंडमान निकोबार कमांड, डिफेंस स्पेस एजेंसी और नेशनल डिफेंस एकेडमी इंक्लूड होगी। पर्सनल जो होंगे आईएसओ के, दे वुड बी बिलोंग टू एटलीस्ट 2 ऑफ 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और जो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो इंक्लूड करेगा जॉइंट सर्विस कमांड में, जो कि प्लेस की जाएगी कमांड और ऑफ कमांडर इन चीफ के अंडर। कंट्रोलिंग पावर किसकी होगी, कमांडर इन चीफ या फिर ऑफिस इन कमांडर की होगी ऑफ एन आईएसओ, सो दैट वो एक्सरसाइज कर सके कमांड एंड कंट्रोल ओवर द पर्सनल जो सर्व कर रहे हैं इन एंड अटैच टू इट। वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय द सर्विस पर्सनल। रोल ऑफ गवर्नमेंट देखे, देखो जो सुपरिटेंडेंस होगी ना इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगी। गवर्नमेंट इशू करेगा डायरेक्शंस टू सच ऑर्गेनाइजेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक इंटरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी एनी फोर्स रेस्ड एंड मेंटेन इन इंडिया टू विच द एक्ट इज एप्लीकेबल। और इसमें हम देखेंगे कि एडिशन देखने को मिलेगा आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स पर्सनल में। एलिजिबिलिटी फॉर कमांडर इन चीफ की अगर हम बात करें, एक जनरल ऑफिसर ऑफ रेगुलर आर्मी अबव द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, या फिर एक फ्लैग ऑफिसर ऑफ द नेवी जिसमें रैंक ऑफ एडमायरल ऑफ फ्लीट, एडमायरल, वाइस एडमायरल और रियर एडमायरल आएगा। एंड ऑफिसर ऑफ द एयरफोर्स जो कि रैंक जिसकी होगी ग्रुप कैप्टन से ऊपर, वो उनके पास एलिजिबिलिटी है फॉर कमांडर इन चीफ को लेके। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ कमांडर इन चीफ। जनरल देखो, ही विल बी एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज सारे डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग द आर्मी के पास होते हैं, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ नेवल कमांड के अंदर होते हैं, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ एन एयर कमांड के अंदर होते हैं, एनी अदर ऑफिसर अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन द सर्विस एक्ट और एनी अदर ऑफिसर अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। कमांडिंग ऑफिसर की बात कर लेते हैं। सीओ विल बी इन कमांड ऑफ अ यूनिट शिप एस्टैब्लिशमेंट। ऑफिसर परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटीज जो कि असाइन की गई है बाय हुम, कमांडर इन चीफ ऑफिसर ऑफ ट्राई सर्विस कमांड। सीओ को एम्पावर किया जाएगा टू इनिशिएट ऑल द डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ओवर द पर्सनल अपॉइंटेड, पोस्टेड या फिर जो अटैच होंगे इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। थिएटर कमांड, देखो नॉर्दर्न थिएटर कमांड जो है दैट वुड बी लाइकली टू बी इन लखनऊ। जो मेरीटाइम थिएटर कमांड है उसको अब बेस बोला जा रहा है कॉम्बिटूर, और उसमें इन्वॉल्व इंडियन एयरफोर्स का प्रयागराज हेडक्वार्टर, दैट वुड बी सेंट्रल, राइट। प्लान्स ये किए गए हैं कि मेरीटाइम थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर करवार में होगा, ये पहले प्लान किया गया था। इट्स सर्दर्न एयर कमांड इज बेस्ड इन तिरुवनंतपुरम। एग्जिस्टिंग अंडमान एंड निकोबार कमांड को सब्ज्यूम किया जाएगा मेरीटाइम थिएटर कमांड में, और हेडक्वार्टर आईडीएस विल ऑपरेट अंडर सीडीएस। स्ट्रैटेजी क्या है, ये ओवरऑल प्लान ये है कि इस्टेब्लिश करना 3 एडवाइजरी बेस्ड थिएटर कमांड, 1 फेसिंग पाकिस्तान, अनदर ऑपोजिट ऑफ चाइना, एंड अ मैरीटाइम थिएटर कमांड जो टैकल करेगी मैरीटाइम थ्रेट्स को कोस्टल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री के आउटसाइड। सिग्निफिकेंस क्या है इस इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 की, देखो इससे इफेक्टिव मेंटेनेंस हो पाएगा। कैसे,
पर्सनल्स को सर्विस पर्सनल्स को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, वो उनको इफेक्टिवली डिसिप्लिन वो मेंटेन करेंगे और एडमिनिस्टर करेंगे बिना डिस्टर्ब के, जो यूनिक सर्विस कंडीशन है हर एक इंडिविजुअल सर्विसेज की। इफेक्टिवली रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा। अभी देखो कुछ रिसोर्स कोई एक आर्मी के पास है, कुछ अच्छा एयरफोर्स के पास है, लेकिन अगर ट्राई सर्विसेज होगा ना या फिर इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत सब मिलजुल के उन चीजों को यूज कर पाएंगे। ग्रेटर इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स के बीच में। ये एक्ट एम्पावर करेगा हेड्स ऑफ आईएसओ, और एक तरीके से एक्सपीडिशियस डिस्पोजल देखने को मिलेगा केसेस, और मल्टीपल प्रोसीडिंग जो होती है उनको अवॉइड किया जाएगा, जिससे जॉइंटनेस आएगी आर्म फोर्सेस पर्सनल्स के बीच में। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन होंगे डिसीजंस और एनहांसमेंट। वॉर लाइक सिचुएशंस में चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। इंडिया करंटली ऑपरेट करता है 17 सिंगल सर्विस कमांड, 7 आर्मी के हैं, 7 एयरफोर्स के हैं, 3 किसके हैं, नेवी के हैं, और जो कि ये इंडिपेंडेंटली है, और उसके अलावा भी कुछ और है। इनके वजह से इनएफिशिएंसीज देखने को मिलती है। आईएसओ एक्ट जो है वो इन चैलेंजेस को एड्रेस करके प्रोवाइड करेगा एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। इट इज गोइंग टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट ऑल्सो। थिएटर कमांड जो है लॉन्ग रन में इंप्रूव करेगा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ 3 सर्विसेज, जो कि ज्यादा बेनिफिशियल होंगे इंडिविजुअल प्लान से, राइट। नेक्स्ट है सिंपल और एफिशिएंट कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी तीनों सर्विसेज के बीच में, एंड दैट इंक्लूड्स हायरार्कीज एंड ज्योग्राफीज आल्सो। इंडिया अभी करंटली मल्टीपल मिलिट्री कमांड्स ओन करती है, एंड दे आर ऑल लोकेटेड इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया। ये काफी टाइम टेकिंग और ये कम्युनिकेशन हिंड्रेंस भी क्रिएट करता है जॉइंट ऑपरेशन और एक्सरसाइज के टाइम पे। चैलेंजेस क्या है थिएटर कमांड में? एजुकेशनल बेडरॉक इज देयर। देखो अभी ना हम मिलिट्री पर्सनल जो थिएटर कमांड में सर्व करते हैं, उनकी एजुकेशनल बेडरॉक देखने को मिलती है। सेकंड इज, हमने देखा था ना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, काफी सारे रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स जो हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है थिएटर कमांड को इम्प्लीमेंट करने को लेके, अगर किया गया बिना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के बिना, बिकॉज ये माना जा रहा है कि थिएटर कमांड के पास कोई क्लियर ब्लूप्रिंट और पॉलिसी होगी नहीं कि कैसे काम करना है। इसका मतलब क्या होता है? देखो जैसे कोई वॉर हुई, अगर हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स हुआ कि ऐसे वॉर के सिचुएशन में हमें कैसे एक्शन लेना है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए जो रिटायर्ड पर्सनल्स है वो बोल रहे हैं कि इन दोनों चीजों को अलाइन कर दे। इंटर सर्विस कॉम्पिटिशन, कई बार इंटेंस फोकस किया जाता है खुद की सर्विसेज पे और खुद की इंडिविजुअल सर्विस पे और खुद के एसेट पे, जो कि कई बार सिनर्जी क्रिएट करना पॉसिबल नहीं करने देती है। परसेप्शन ऑफ आर्मी डोमिनेंस, ये माना जाता है कि आर्म फोर्सेस आर्मी डोमिनेटेड है, ठीक है, जिसकी वजह से एक ग्रेटर ये बोला जाता है उनको ऑपरेशनल कंट्रोल ज्यादा दिया जाता है। देन लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड और उसके इम्प्लीमेंटेशन और एडजस्टमेंट को लेके, ये भी एक चैलेंज है। And next is coordination and synchronizing the infrastructure and logistics, because we need more infrastructure or logistic in order to fulfill the loopholes that we are having now. वे फॉरवर्ड, देखो ये इंस्टीट्यूशनल और आइडिलेशन चेंजेस को हमें सीरियसली लेना चाहिए और एक करेक्ट बैलेंस बनाना चाहिए। वी नीड टू रीवर्क ऑन द करिकुलम एट स्टाफ कॉलेजेस एंड वॉर कॉलेजेस दैट कैन बी रीवर्क टू प्रोवाइड ऑफिसर्स विद द नॉलेज एंड ट्रांसफरेबल स्किल्स, सो दैट वो हेडक्वार्टर्स पे सर्व कर सके। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.